बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट फैजुल्लाह खान न्याजी साहब, जबकि स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वक्कास अब्रेज साहब। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है वो अब तक जो है वो कंट्रोल में नहीं है। तमाम सूबों की तरफ देखा जाए तो वफाकी हुकूमत की तरफ देखा जाए तो उनकी एक अलग सोच और पॉलिसी है। पंजाब KPK में तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, जबकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं कि वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे या इस्तीफ़े देंगे ताकि हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द जनरल इलेक्शन का ऐलान करे। और अब जब जनरल इलेक्शन की बात की जाए वफाक के इत्तेहादियों से, तो वो कैटेगोरिकली इस चीज़ पर मना करते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी के दबाव में आकर इलेक्शन नहीं कराएंगे, अदरवाइज़ हमें इलेक्शन कराने में कोई इशू नहीं है, हमारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन अगर कोई दबाव डालकर इलेक्शन करवाना चाहेगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बात ये भी की जा रही है कि अगर तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े दे देते हैं, KPK असम्बली से इस्तीफ़े दे जाते हैं, तो उस सूरत में इधर बाई इलेक्शन करवाए जाएंगे। दूसरी ऑप्शन असम्बलियाँ तहलील करने की हैं। असम्बलियाँ तहलील करने का तरीक़ाकार क्या हो सकता है और उसमें वफाकी हुकूमत अपने बचाव के लिए क्या कर सकती है। गवर्नर राज की बात भी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवाई जाएगी। अगर PTI के लोगों से बात करें तो उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ की वाज़ेह पॉलिसी है और इस हवाले से अगर कोई ये सोचता है कि गवर्नर राज लगेगा तो वो भी कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है, और इसी तरह जो तहरीक अदम एतमाद है वो भी अभी नहीं लाई जा सकती। हम इन सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैजुल्लाह खान न्याजी साहब, जैसे मैंने बैरिस्टर अब्रेज जो है वक्कास अब्रेज, वो हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे। फैजुल्लाह साहब, आप करीब हैं तो आपसे पहले स्टार्ट करते हैं। तहरीक इंसाफ अब इस चीज़ पर तुली है कि या तो इस्तीफ़े दिए जाएंगे या असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। मुस्लिम लीग नून कहती है कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और इससे जो है वो जो तहलील नहीं हो सकेंगी। इस पे आप क्या कहेंगे? गवर्नर जो अभी भी जो है वो इजलास जारी है, और क्या गवर्नर राज लगाया जा सकता है या तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है? क्या ऑप्शंस कानूनी तौर पर मौजूद हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास? जी देखें, जो सबसे पहली आपने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देगी, वो बात मुझे लग रहा है कि वो शायद ना करें वो, और ये बात वैसे भी जमहूरी तौर पर समझ में नहीं आती, क्योंकि जिन असम्बलियों के अंदर उनकी अक्सरियत है उन असम्बलियों से उनका इस्तीफ़ा देना जो है उसकी कोई वाज़ेह समझ नहीं आती। वो असम्बलियाँ तहलील की तरफ तो जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो इसको इस्तीफ़े दे दें तो वो फिर माइनॉरिटी साइड ऑफ द हाउस को हुकूमत जो है वो हैंड ओवर कर रहे होंगे। तो ज़्यादा जो बात समझ आती है वो यही है कि वो शायद असम्बलियों को तहलील करने की तरफ जाएं। अब आपने सबसे पहले पूछा कि क्या गवर्नर राज यहाँ पर लग सकता है कि नहीं, तो आईनी तौर पर मेरा तो ख्याल है कि गवर्नर राज इस जो आपकी करंट सूरत हाल है उसमें बिल्कुल भी नहीं लग सकता। गवर्नर राज लगाने का आइन जो है वो दो प्रोविजन देता है, आर्टिकल 232 और आर्टिकल 234, और दोनों के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो करंट जो आपका मौजूदा सूरत हाल है, सियासी आइनी कानूनी सूरत हाल है, वो उसको जस्टिफाई नहीं करता। आर्टिकल 232 कहता है कि जहाँ पर कोई जंग हो या एक्सटर्नल थ्रेट हो जिससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को प्रॉब्लम हो, वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। ऐसी तो कोई सूरत हाल हमारे सामने नहीं है। जो 234 है वो ये कहता है कि जहां पर ऐसी सूरत हाल हो कि एक सूबे के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो काम करनी बिल्कुल बंद कर दे, कोई ऐसी सूरत हाल खड़ी हो जाए जहां पर एक आईनी जो सिस्टम बना हुआ है एक सूबे का, वो सिस्टम ही चलना बंद कर जाए, और ऐसी सूरत हाल भी हमें पंजाब के अंदर या KPK के अंदर नजर नहीं आ रही। तो मेरा यहां तक ये ख्याल है कि गवर्नर राज जो है वो यहां पर नहीं लगाया जा सकता। और प्रैक्टिकल तरीके से भी अगर देखा जाए, अगर गवर्नर राज की तरफ जाते भी हैं, मुझे लगता है कि एक वाइबल सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि अगर गवर्नर राज आपने लगाना है, अगर PDM की हुकूमत कहती है कि हमने गवर्नर राज लगाना है, तो वो तो सिर्फ पंजाब में लग सकता है जहां पर गवर्नर जो है वो उनके तैनात किए हुए हैं। बात यह है कि अब अगर वो दोनों गवर्नर लगा भी देते हैं और कह भी देते हैं, तो ऊपर सदर जो हैं वो तो आरिफ अलवी साहब हैं। तो जब गवर्नर ने आपका लगाना है गवर्नर राज और बात सदर तक पहुंचनी है अप्रूवल के लिए, तो सदर की अप्रूवल उनको ना मिले तो फिर एक आईनी तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। वकास साहब की तरफ चलते हैं। वकास साहब,
तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बताएंगे। गवर्नर राज जैसे फैजुल्ला साहब कह रहे हैं कि मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, ना तो वो ग्राउंड रियलिटीज़ वैसी हैं जो बताई गई हैं कि गवर्नर राज लगाया जा सकता है इस सूरत में। आपका क्या पॉइंट है इस पे? देखिए, ही हैज एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। जहां तक आर्टिकल 232 का, 33 का, 34 का और 35 का हवाला दिया गया है पाकिस्तान में फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एनफोर्समेंट ऑफ द गवर्नर राज, तो आइन इस बारे में बड़ा क्लियर है। 232 के अंदर कैटेगोरिकली इस चीज़ की वजाहत कर दी गई है कि जहाँ पे इंटरनल या एक्सटर्नल एग्रेशन का, नाकी का खदशा हो, जो कि बाजार से इस वक्त पंजाब के अंदर तो नजर नहीं आ रहा। ना किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट है, ना किसी किस्म के कोई धरने दिए जा रहे हैं, ना कोई ब्लड शेड है, ना कोई ब्लड बाथ की किसी तरह की एप्रीहेंशन है। इसी तरह अगर हम फर्दर देखें, आर्टिकल 234, आर्टिकल 235 के अंदर भी लिखा गया है कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो ब्रेकडाउन की तरफ जाती है, या कोई सूबा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अपने अफेयर्स को ऑपरेट नहीं कर सकता, तो वहां पे भी गवर्नर राज किया जा सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां पे माशी तौर पे किसी सूबे का वो दिवालिये की नहज पे जा पहुंचे या दिवालिया होने को हो, तो वहां इस एप्रीहेंशन के पेश नजर भी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान को गवर्नर राज नाफिज करने के लिए सबरी भेज सकते हैं। तो तीन सूरतें देखी जाए तो जो प्रेसिडेंट प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस, आई डोंट थिंक सो कि दीज आर सूटेबल। और इसके साथ साथ देखिए दी शदाब साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि जब भी गवर्नर राज लगाया जाता है, माजी में भी हमने देखा 1997 के अंदर भी इन्फोर्स किया गया, इससे पहले भी, तो जब भी गवर्नर राज लगाया जाता है, जो सबसे ज्यादा चीज सफर की जाती है वो आइन के अंदर जो फंडामेंटल राइट सिटीजन को गारंटी किए गए हैं आर्टिकल 9 से लेकर 28 तक, वो ऑलमोस्ट बहुत से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। खासतौर पे जब आर्टिकल 232 के तहत 234 को मद्देनजर रखते हुए गवर्नर राज इन्फोर्स किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के डेमोक्रेटिक स्टेट में जब मीडिया इस सोसाइटी की आंख और कान बन चुका है, गवर्नर राज नाफिज करना जूए शेर लाने के मुतरादिफ है, या हथेली पे सरसों जमाने के मुतरादिफ है। दूसरी जिस चीज की तरफ आपने इशारा किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है वो पेश की जा सकती है। सो फार एज माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न कि जब भी असेंबली का ऑनगोइंग सेशन हो किसी भी हवाले से, इस वक्त 42 जो इजलास है, प्रोसीडिंग्स है, वो कंटिन्यू की जा रही हैं, और इजलास जो है वो रिजर्न किया गया, वो रोक नहीं किया गया, वो रोका नहीं गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल के अंदर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन मूव नहीं कर सकते, और अगर आपने करनी भी है तो आइन के आर्टिकल 136 के अंदर वो प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है कि 25% मेंबर जो हैं वो इस हवाले से एक रेपोजिशन जो है वो असेंबली के सेक्रेटरी को सबमिट करवाएंगे और फर्दर उसको सर्कुलेट किया जाएगा। लेकिन तमाम हालात को मद्देनजर रखा जाए शहजाद साहब, जो सबसे फैक्चुअल बात ये है कि अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन को मूव करते भी हैं, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो क्या ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट है वो सक्सीड करेगी? इनके तो पहले से 15 या 16 मेंबर जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी के, वो सस्पेंड है। दे कैन नॉट कास्ट देयर वोट इन द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा का सारा प्रोसीजर, ऑल्दो इट वुड बी हार्डर टू क्रैक फॉर पीडीएम, लेकिन एट द सेम टाइम ये किसी भी तरह सक्सीड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पर एट द सेम टाइम जो गवर्नर की तरफ से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है, इस हवाले से भी आर्टिकल 104 और क्लास 2 को सामने रखें, और अगर असेंबली के रूल ऑफ बिजनेस को सामने रखें, तो इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर गवर्नर स्पेशल सेशन कॉल करता है और वो चीफ मिनिस्टर को ये कहता है कि यू नीड टू ऑब्टेन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द हाउस, और मुझे लगता है यू हैव लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस और द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, तो मैं ये समझता हूँ कि एक पहले से जब सेशन जो है वो कंटिन्यू किया जा रहा है, उसके ऊपर बहस मुबासा किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में कुछ स्पेशल सेशन कॉल नहीं किया जा सकता। पेंडिंग इज कंसर्न। बिल्कुल। अब इसी पे फैजुल्ला साहब की तरफ से चलते हैं। फैज साहब, वकास साहब का पॉइंट, तहरीके अदम एतमाद वो कह रहे हैं, शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, नून लीग बड़ी इस वक्त बेचैन है इमरान खान साहब के ऐलान के ऊपर कि असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी या इस्तीफे दे दिए जाएंगे। गवर्नर राज की बातें की जा रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि तहरीके अदम एतमाद लाएंगे। क्या कामयाबी देख रहे हैं आप इसमें सर? देखिए, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इनका टाइम गुजर गया, इनकी मईशत और इनकी हुकूमत डूब गई है। एसाद की जंग है और 8-10 दिन में कटी कटा निकल आएगा। और जो भी इमरान खान को इस वक्त छोड़ेगा, गद्दारी करेगा, उसकी सियासत दफन हो जाएगी। इलेक्शन देर से हो सवेर से हो, पीडीएम की सियासी मौत दीवार पर लिखी गई है। आसिफ जरदारी साहब ने भी कल बड़ी बड़के मारी हैं। वो अपनी सिंध की खैर मनाए। इमरान खान ने अगली इलेक्शन कैंपेन सिंध में करनी, अब लग पता जाएगा। सो मुल्क में देखे ना, गूगल ने भी मुअत्तल कर दिया,
सारे तारे तारकीन वतन पैसे नहीं भेज रहे, पाकिस्तानी हवाले के जरिए अपनी दौलत बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। फिर लगा कंटेनरों का कराची पोर्ट पे, खाम माल नहीं छुट रहा, बेरोजगारी का तूफान है, महंगाई दुगनी हो गई है। और किस पे हमने हुकूमत करनी है जी? पाकिस्तान की मईशत जो है वो कौमी सलामती की ज़ामन है। रूस के टूटने के लिए किसी ने वहां जुलूस नहीं निकाले थे, और जो मुल्क टूटे हैं वो मईशत की वजह से टूटे हैं। और इस मुल्क में काफी तशवीशनाक, संगीन, हौलनाक और खतरनाक सूरत हाल है, और इंशाअल्लाह 30 जनवरी से पहले इलेक्शन की तारीख आ जाएगी। अच्छा शेख साहब, ये जो मसाइल आपने बताया बिल्कुल हमारे जैसे आम लोगों के लिए, आप जैसे आम लोगों के लिए ये बहुत बड़े मसाइल हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत भी इन मसाइल पे कंट्रोल नहीं कर पाई थी। शेख साहब, ये आपको याद होगा, महंगाई तो उस वक्त से ही हमारे जैसों की कमर टूट गई थी। कोई शक नहीं कि हमारे दौर में भी महंगाई हुई, लेकिन हमारे दौर के मसाइल देखें और वसाइल देखें। हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई, हमने डिफॉल्ट को डिफॉल्ट तो नहीं कहते, अफरात ज़र को हमने रोका। हमने आलमी मंडी में इतना तेल महंगा होने के बावजूद बेहतर IMF से मामला तय किए इन्होंने। तो मैं क्या कहता हूँ, मुफ्ता का बयान देखें, दोनों बयान टीवी स्क्रीन पे दिखाएं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत डेंजरस, मैं नहीं कह रहा, मैं तो चलो कहता ही रहता हूँ। जो घर का भेदी लंका ढा रहा है वो कह रहा है कि जनाब अली डेंजरस पॉइंट आ गया है। मैं नहीं समझता, मैं तो 10-15 दिन भी अहम देखता हूँ, लेकिन 30 जनवरी तक फैसले हो जाएंगे इलेक्शन। बिल्कुल शेख साहब, हुकूमत ये कहती है कि हम इलेक्शन कराने पे हमें एतराज नहीं है, लेकिन हम इसी तरह जबरदस्ती करके हमसे प्रेशर डाल के करवाया जाए, हम इस पे राजी नहीं है। किस तरह राजी होंगे? मिठाई का डब्बा भेजें, गुड़ भेजें, कोई मीठे चावल भेजें, गुड़ के चावल भेजें। हमने तो राजी करना है कि इलेक्शन की तारीख दो, कल बात करते हैं आप। हम इलेक्शन कबल अज वक्त कराना इसलिए जरूरी समझते हैं कि उसके बाद शायद इमरान खान से भी मुल्क की मईशत ना संभाली जाए। अच्छा शेख साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी एक बड़ा बजट भेज दिया गया है कि भाई हमारे पास इतने पैसे होंगे तो फिर हम इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। शेख साहब, मुल्क तो पहले ही बड़ी अजीब सी सिचुएशन में माशी तौर पर, इसमें इलेक्शन के ऊपर इतने ज्यादा पैसे फौरी तौर पर खर्च करेंगे तो जाहिर है एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ जाएगा। तो आपका ख्याल है जमहूरियत को ही इस्लाम अलैकुम कह दें? आपको 2 अरब रुपया कल ECC ने मंजूर किया है कंपनी की मशहूरी के लिए, उसका तो जिक्र करें ना। अहम कौन है? इन लोगों की लोग तस्वीर नहीं देखते, चैनल पे आ जाए, चैनल बदल देते हैं। उन्होंने 2 अरब रुपया जो है तशहीरी मुहिम के लिए परसों या परसों ही मेरा 2-3 दिन में ECC से मंजूरी की है। तो आप लोगों के एक्ट देखें ना कि वो किस तरफ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। ये नहीं चल सकता जी, जो मर्जी कर ले। वो मनहूस घड़ी थी जब शहबाज ने हदफ उठाया, हुकूमत को ज्वाइन किया, मिंबर बिके 20 से लेके 35 करोड़ रुपए तक। अब फिर भी अगर मंडी लगेगी तो वो मुंह काला कराएंगे लोग, जो पैसे लेंगे इधर उधर जाएंगे। जो इमरान खान से गद्दारी करेगा वो अपनी सियासत को दफन करेगा। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब आपका। शेख रशीद फैजुल्ला साहब आपने भी सुना, अब्रेज साहब आपने भी सुना, तुले हुए हैं PTI और शेख रशीद साहब कि इलेक्शन की डेट लेनी ही लेनी है, कॉन्फिडेंट हैं वो हर लिहाज से। वो तहरीक अदम एतमाद को भी नहीं मान रहे और गवर्नर राज पर भी नहीं मान रहे। गवर्नर राज पे तो खैर मेरे दोनों मेहमान जो हैं वो आप लोग भी नहीं मान रहे, तो तहरीक अदम एतमाद पर तो आप लोग कह रहे हैं कि ये वोट लेने का कह सकते हैं। जी फैजुल्ला जी देखें, 2 तरह के कॉन्फिडेंस के वोट, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसको हम तहरीक अदम एतमाद कहते हैं, और एक जो गवर्नर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर को कहता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। अब मेरी ज़ाती राय में जहाँ पर एक सेशन इन पार्लियामेंट इन सेशन हो, असेंबली इन सेशन हो, वहाँ पर ड्यूरिंग दैट सेशन गवर्नर नहीं कह सकता चीफ मिनिस्टर को कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, क्योंकि जो लैंग्वेज है आइन की इस प्रोविजन की वो ये कहती है कि द गवर्नर शल समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो उसके लिए अगर एक ऑलरेडी पार्लियामेंट समन्ड है तो उसके ऊपर आप समन फिर से नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर एक और छोटी सी बात है, वो अब उस तरफ अगर ये मुझे नहीं पता ये जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन अगर इस पे सोचने पे आए तो इस तरफ जाया जा सकता है उनके लिए। वो ये है कि असेंबली का सेशन कॉल करना या उसको प्रोरोक करने की पावर जो है वो गवर्नर के पास है।
आइन के अंदर ये पावर गवर्नर के पास है। अगर गवर्नर अपनी आइन के तहत ये पावर इस्तेमाल करके असेंबली का सेशन प्रोरोग करे और साथ ही उसको चीफ मिनिस्टर को कह दे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो फिर तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का गवर्नर कह सकता है, बिकॉज द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, सेशन ऑफ द असेंबली वो एडजर्न नहीं हुआ होगा, वो प्रोरोग हो चुका होगा गवर्नर के अपने कहने पर। ये एक तरीका है जो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मेरी नज़र में देखें पंजाब के अंदर तो फिर ज़रा थोड़ी सी एक ग्रे एरिया हमें नज़र आता है। बड़े कम मार्जिनस हैं यहाँ पर KPK के अंदर तो एक सीधी सीधी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी है। उधर तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गवर्नर का मांगना जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ऊपर से जब पिछली दफ़ा ये सारी हमने एक एक्सरसाइज पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम ने देखी, तो अब तो हमें ये पता चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि आर्टिकल 63A के तहत अगर कोई पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शंस के खिलाफ अगर वोट देगा तो उसका वोट काउंट भी नहीं होगा और वो डी सीट भी हो जाएंगे। जो पिछली दफ़ा आपको याद है पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा MPA इस तरह डी सीट हुए थे। अब सवाल ये है कि करंट अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तो एक ये इशू आ गया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तो रेजोल्यूशन लाई जा सकती है 20% ऑफ दी क्या नाम है मेंबर्स के थ्रू। अब बात यह है कि वो आप ले आए, वो लेके आप टेबल कर दे, लेकिन फिर आप किस तरह एक साइड से दूसरी साइड पे लोगों को लेके जाएंगे। अगेन पंजाब के अंदर तो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमती कोalition की है, तो वहां पे थोड़ा ग्रे एरिया है। KPK के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी है। तो और अब अगर कोई मेंबर पार्लियामानी पार्टी के खिलाफ के डायरेक्शंस के खिलाफ वोट अपना कास्ट कर देता है, चाहे वो तहरीक आदम एतमाद हो या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, तो उनका वोट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत उनका वोट ना काउंट होगा और ना ही और ऊपर से वो डी सीट भी हो जाएंगे। तो मैक्सिमम मुझे लगता है जो तरीका अब ये लोग अपना सकते हैं वो ये है कि जिस मेंबर पार्लियामेंट को ये लोग मना लें कि आप इमरान खान की हुकूमतों के खिलाफ वोट कास्ट करें, तो उनको पहले रिजाइन करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर से और उसके बाद ये सारी जो एक सिचुएशन है वो चलेगी। तो ये, और देखें आप स्पीकर्स भी जाहिर सी बात है दोनों असेंबलियों में इमरान खान साहब के अपॉइंटेड बैठे हुए हैं, तो क्या स्पीकर्स ये इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेंगे इस्तीफे, या क्या स्पीकर्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसको गुजार के इस्तीफे। अब आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ी एक और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबाकल की तरफ हम जा रही हैं, एक आईनी तनाज़ा खड़ा होता नजर आ रहा है अगर इस सारे पे जाए। मेरी नज़र में तो बहुत कम तरीके हैं या बहुत कम चांसेस हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो एक्सेप्ट होगी दोनों के दोनों। बिल्कुल ठीक है, वकास साहब की तरफ चलते हैं। एक थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा, आप डिस्कस भी कर रहे थे आइन की डिफरेंट आर्टिकल्स का आपने हवाला दिया था। ये जो 149 है, आर्टिकल 149, इसका थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, ये क्या है? क्या इसके तहत वफाक के पास ये इख्तियार है कि वो किसी सूरत हाल के अंदर, किसी सिचुएशन के अंदर सूबे के इख्तियारात महदूद कर सकता है? IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी जो है ये वफाक को जवाब देंगे, ये मैं कहीं पढ़ रहा था। मुझे अगर ये आप थोड़ा सा डिटेल हमारे नाजरीन को बता दें तो ज्यादा उनके लिए अच्छा हो जाएगा। दिस स्पेसिफिक पॉइंट, एक न्याजी साहब ने जिस चीज का हवाला दिया, इनका आर्टिकल 109 है गालिबन, उसके अंदर ये लिखा गया है कि जो गवर्नर है वो जहाँ पे असेंबली का सेशन समन कर सकता है, एट द सेम टाइम वो कर सकता है, उसे रोक सकता है। लेकिन ऐसा सेशन जिसे असेंबली खुद कॉल करे, वो गवर्नर उसको रोक के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए किसी सूरत में भी चीफ मिनिस्टर को नहीं कह सकता। सिर्फ वो वाला सेशन जो कि गवर्नर खुद कॉल करे उसको वो रोक सकता है। सो फार एज माय अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 109 के वाले से जो है। जो दूसरी आपने बात की आर्टिकल 149 की, उसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली इस चीज की वजाहत कर दी गई है कि वफाक जहाँ पे ये समझे कि किसी भी सूबे के अंदर ग्रेव सर्कमस्टेंसेस हैं और वहाँ की जो हुकूमत है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो ड्यूटीज हैं वो परफॉर्म नहीं कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ऑपरेट नहीं कर सकती, तो वहाँ पे उनके हथियारात महदूद किए जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के अंदर 73-74 साल की हिस्ट्री के अंदर इस तरह की कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। लेकिन सो फार एज आइन के अंदर इस तरह की प्रोविजन मौजूद है आर्टिकल 149, और उसमें वफाक बिल्कुल उनके इख्तियारात का डील कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है और अपने हाथ
सकती है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इस पे ही गुफ्तगू जारी रखेंगे। अब्रेज साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा, फैजुल्ला आप भी। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम इधर आपकी तरफ चलते हैं और फैजुल्ला के इसमें 149 की हमने जिक्र किया, यानी कि हम अब ये आइडिया दे रहे हैं वफाकी हुकूमत को कि आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या इख्तियारात फैज़ इसमें रोके जा सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से? इसमें जो बात है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात की गई है कि एक सूबे की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो कर्टेल की जा सकती है, लेकिन जो इसके अंदर जिस तरह की बातें की हुई हैं, जो क्वालिफिकेशंस लगाई हुई हैं इस तरह की करने पे, और महदूद भी उस तरह से नहीं, ये कहता है कि फेडरल हुकूमत जो है, जो फेडरेशन है, वो प्रोविंस को डायरेक्शन दे सकती है कि इस तरह ये काम किया जा सके। एज्यूम नहीं कर सकती वो पावर, वो सिर्फ कह सकती है कि आर्टिकल 149 के तहत आपको हमारी डायरेक्शन है कि आप ये करें, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि सूबे की अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बगैर उस डायरेक्शन के पाकिस्तान की जो लफ्ज़ है वो इकोनॉमिक ट्रैंक्विलिटी मेंटेन ही नहीं कर सकता। ये बड़े हाई बेंचमार्क्स हैं जो आइन ने सेट किए, और ये हाई बेंचमार्क्स इस वजह से सेट किए हैं कि आप एक फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में हैं, फेडरेशन का अपना स्कोप ऑफ पावर है, प्रोविंस का अपना स्कोप पावर का स्कोप है। अब ये फेडरेशन जो है वो नहीं इन्फ्रिंज कर सकती प्रोविंस का वो स्कोप ऑफ पावर जो है, स्पेशली जो एग्जीक्यूटिव पावर है। तो इसके जो इख्तियारात ये फेडरेशन को इस्तेमाल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स ले डाउन की गई हैं वो इतनी हाई हैं, जैसे वकास साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक शायद ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उसकी वजह ही ये है कि इतना हाई बेंचमार्क है कि ये बेंचमार्क मीट ही नहीं होता। 2 सूबों के अंदर असेंबलियां डिसॉल्व करना, आप सियासी मुखालफत इस बात की जितनी करना चाहें आप कर सकते हैं, वो आपका इख्तियार है, लेकिन आईनी तौर पर सूबों की जो हुकूमत है, सूबों के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास ये पूरा का पूरा इख्तियार है कि वो बगैर कोई वजह दी हुई कह सकते हैं गवर्नर्स को कि आप असेंबलियां डिसॉल्व कर दें। ये आईनी इख्तियार जो है ये आर्टिकल 149 की रिक्वायरमेंट तो नहीं पूरी कर सकता कि जी वो चीफ मिनिस्टर साहब अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम सूबे को डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो इस तरह एक्सरसाइज करें। नहीं तो, लेकिन अगर फैजुल्ला 149 का फिर फायदा कोई नहीं है ना, कि अगर यहाँ वफाक, देखिए मेरी नजर में तो बिल्कुल मेरा पॉइंट तो मसला ये है कि वफाक बरकरार रखना है, अदरवाइज तो वफाक को खतरा पड़ सकता है इस चीज से कि हर सूबा अपनी मनमानी करने लग पड़े। देखिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात की है कि वफाक को खतरा पड़ सकता है। वफाक को किस तरह खतरा पड़ सकता है? 2 सूबों के अंदर जनरल इलेक्शन करवा दें, आप वफाक ना डिसॉल्व करें, 2 और सूबे ना डिसॉल्व करें। आइन के अंदर ये थोड़ा सा, जब फ्रेमर्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये चीज़ कवर नहीं की, क्योंकि एक बड़ी वन ऑफ सी बात है जो लॉजिकली या रीजनेबली एक डेमोक्रेसी के अंदर नजर नहीं आती कि कितनी असेंबलियां प्रोविंशियल जो हैं वो डिसॉल्व आपको करनी पड़ेंगी वफाक को ज़बरदस्ती डिसॉल्व करवाने के लिए। 1, 2, 3, 4 कितनी करवानी? मेरी नज़र में अगर स्ट्रिक्टली आप देखें तो चारों की चारों हो जाए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में आप हैं, फेडरेशन इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगी, प्रोविंसेस इंडिपेंडेंटली करेंगे। आप चारों नीचे सूबों के अंदर जो है इलेक्शन करवा दें, फेडरल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाने या फेडरल पार्लियामेंट का इलेक्शन करवाने बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ, एक जमहूरी तौर पर आप प्रेशर फील करेंगे पंजाब या केपी के जो असेंबलियां डिसॉल्व होने के बाद फेडरल का भी डिसॉल्व करने का, जाहिर सी बात है एक जमहूरी तौर पर तो यह है, लेकिन आईनी तौर पर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आर्टिकल 149 हो गया, आर्टिकल 232 हो गया, 234 हो गया, ये इस्तेमाल करने के लिए जिस तरह की सूरत हाल अराइज करनी चाहिए, पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है उस जगह पर इस वक्त नहीं खड़ा। हमारे ऊपर डिक्लेरेशन, एक इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन का जो जिस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं वो हमारे ऊपर नहीं आए, अल्लाह करे आए भी मत हमारे ऊपर। ये एक सियासी निज़ाम है, ये एक डेमोक्रेसी के अंदर जोड़ तोड़ होती रहती है। हमने अगर मई वाले ये अप्रैल और मई वाले जो सारा टाइम था शदाब साहब, पूरा पाकिस्तान ने इसको विटनेस किया, कितने पॉलिटिकल टर्मोइल खड़ा हुआ था, कितना आईनी टर्मोइल खड़ा हुआ था। अगर वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की आपने ब्रेकडाउन की बात नहीं की तो आप पंजाब और केपी के में ये बात नहीं कर सकते, और ये बात करना नाजायज होगी और गैर आईनी होगी। तो बात यह है कि इसको रोका किस तरह जा सकता है। गवर्नर आज आप नहीं लगा सकते, गवर्नर आज आप कोशिश भी करें तो मेरा ख्याल है ना तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान इसको अलाउ करेंगे, और अगर प्रेसिडेंट पाकिस्तान को अलाउ
को आप लूप होल भी ढूंढ लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये चैलेंज बहुत आसानी से सक्सेसफुल हो जाएगा। तरीके अदम एतमाद है तो वो मुझे, अगर तो आप मेंबर पार्लियामेंट जो अभी बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनकी कोalition गवर्नमेंट्स की जो इत्तेहाद में जो बैठे हुए हैं, या तो आप सारों उनको बुलाएं, उनको मनाएं कि जी आप जाइन होंगे, उसके बाद आप ये तहरीक लाएं, वो भी रास्ता प्रैक्टिकली मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि स्पीकर्स जो है उन्होंने रेजिग्नेशन जब टेकअप करनी है वो रेजिग्नेशन तरीके अदम एतमाद से पहले टेकअप ही ना करें। उसके बाद ये आ जाएगा कि क्या गवर्नर मांग सकते हैं। गवर्नर जब मांगेंगे जाहिर सी बात है वो हुकूमत में बैठे, इनका मतलब है उनके पास वोट ऑफ उनके पास मेजॉरिटी है। और अगर आप ये सारा कुछ कर भी देती हैं, उनके पास मेजॉरिटी है, वो आप तरीके अदम एतमाद लाएंगे, वो 3 दिन बाद उसकी वोटिंग करा के उसको डिसअलाउ करवा देंगे, उसको रिजेक्ट करवा देंगे, तो उसके बाद वो फिर भी असेंबलियां तहलील कर सकती हैं। इसके अंदर मेरा ये ख्याल है और मुझे जो डर है, जो मैं अभी जो पहले भी एक दफा शदाब साहब आपसे बात हुई कि आइन का जोड़ तोड़ ना करें, आइन को अपनी सियासत के मातहत ना करें, सियासत को आइन के मातहत करें। अगर एक आइनी तरीका चल रहा है, आपने भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के इमरान खान साहब चीखते रहे, आपने उनको बाहर फेंका, हम सारों ने कहा ठीक किया, आइनी एक तरीका था, आइनी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर वो असेंबलियां डिसॉल्व कर रही हैं और ये आइनी तरीका वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, और इनको गलत इस बात पे कोई नहीं कह सकता। जमहूरी तौर पे आपने कहना है कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ था, तो वो आप कर सकते हैं, आइनी तौर पर ये नहीं कर सकते। और मेरा यही ख्वाहिश और दुआ तो मेरी यही है कि एक और आइनी तनाज़े ना खड़ा कर दें, मुल्क को फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अनसर्टिनिटी में ना फेंक दें। पहले बड़े मसाइल हैं मुल्क के, अगर सियासी जोड़ तोड़ आप नहीं करवा सकते और 2 प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं वो आपकी क्या कहते हैं डिसॉल्व होती हैं, तो फिर हो जाए और आप इलेक्शन करवा दें, बजाय इसके कि एक और आईनी मसला। जी वकास साहब, आप क्या कहेंगे? कानूनी तरीका यही है, गवर्नर तरीके अदम एतमाद का कोई फायदा नहीं है। अगर रेजिग्नेशन आते हैं तो फिर असेंबली के जो है वो इलेक्शन करा लिए जाएं, और अगर तहलील कर दी जाती हैं असेंबलियां तो वहां पर दोनों असेंबलियों में इलेक्शन करवा लिए जाएं। मेरा पॉइंट फिर वो ये है कि हमारा जो आइन है वो क्या प्रोटेक्शन देता है वफाक को, क्योंकि बकौल जो मौजूदा वफाक की अपोजिशन है 27 किलोमीटर की हुकूमत है और हमारे पास पंजाब और KP के है। तो वकास साहब, इस तरह तो वफाक को फिर खतरा हो सकता है, खुदा न खास्ता। जी जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट की बात है, 18वीं तरमीम में जहाँ पे 101 आर्टिकल्स को अमेंड किया गया, इंसर्ट किया गया, अल्टर किया गया, वहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ की गई वो सूबाई खुद मुख्तारी थी। सूबों को हर हाल में आज़ाद किया जाए, खुद मुख्तार किया जाए, ऑटोनमी को यकीनी बनाया जाए। तो मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक फैजुल्ला साहब ने भी बात की आर्टिकल 149 की, कि अगर इनकी पावर्स को किसी तरीके से कर्टेल करने की कोशिश की जाती है या एग्जेक्टिव अथॉरिटी को डायरेक्शन देने की कोशिश की जाती है, यहाँ पे तो आइन के अंदर जो चीज़ें कैटेगोरिकली एक्सप्लेन की गई हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट साहब को समरी भेजेंगे कि फलां शख्स को गवर्नर लगा दे, वहाँ पे भी तनाज़े उठाए गए। यहाँ पे तो जो बड़ी सीधी सीधी चीज़ें थी आइन में जिसको डिस्क्राइब कर दिया गया, उस हवाले से भी तनाज़े मौजूद है। तो आई डोंट थिंक सो, जहाँ तक प्रैक्टिकली इसकी इन्फोर्समेंट की इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि फेडरेशन की तरफ से कोई डायरेक्शन दी जाए और सूबे से मनवन तस्लीम करे, आई डोंट थिंक सो कोई इस तरह की कोई सूरत हाल इतनी कर्टसी, इतनी एथिकली और मॉरली ये कोई ग्राउंड पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि एक तरफ से डायरेक्शन दी जाए और दूसरी जो पार्टीज बिल्कुल उससे मुतजाद या मुखालिफ में चलती हैं वो उस डायरेक्शन को मनवन तस्लीम करे। दूसरी चीज़ ये है कि क्या इस मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की रियासत जो है वो इलेक्शन के लिए मुतहम्मिल हो सकती है, स्पेशली बाई इलेक्शन अगर 90 दिन के अंदर करवाए जाते हैं, फरवरी के अंदर अगर इलेक्शन का इनकाद करवाया जाता है, फिर 4-5 महीने बाद असम्बली अपनी टर्म अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है, तो इतना ज़्यादा जो एक्सपेंस जो है वो इलेक्शंस पे आएगा, जो इस वक्त बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि 25 से 30 अरब रुपए है। तो मैं ये समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान इतने बड़े एक्सपेंस की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अगर हम UK की गवर्नमेंट की बात करें या उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे मैक्सिमम कोशिश ये की जाती है कि 5 साल से पहले जो है किसी सूरत में इलेक्शंस ना करवाए जाए। उसकी भी सबसे बड़ी वजह यह है कि इतने बड़े पैमाने पे या पैरामीटर पे एक्सपेंसेस किए जाते हैं इलेक्शन जो हमारी, जहाँ तक रियासत की बात है यहाँ पे तो हमारी जितने भी इलेक्शंस कंटेस्ट किए जाते हैं इसके अंदर जो है मनी, पैसा और ये जो हमारी पावर कॉरिडोर में बैठे लोग हैं इनकी तरफ से इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा तसर्रुफ में लाया जाता है ताकि अल्टीमेटली कोई रिजल्ट जो है वो गेन ऑब्टेन किया जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल के अंदर बाई इलेक्शंस की तरफ जाना दिस वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और अगर नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ पे हमारा ये पॉलिटिकल सिनेरियो स्टैंड करेगा, जहाँ पे खान साहब की तरफ से 12 जनरल इलेक्शन असेंबली डिसॉल्व करने की बात की जाती है, लेकिन अगर असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए या जनरल इंतखाबात की कॉल दे दी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज या बेनिफिट जो है वो PTI को जाएगा।
हमने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी देखा, चाहे वो 20 हल्कों के इंतखाबात थे, चाहे जब इमरान खान साहब ने 9 हल्कों के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट किया, उस इंतखाब की बात हो, तो इन ऑल सेंसेस मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त अगर जनरल इंतखाबात करवा दिए जाते हैं या बाई इलेक्शंस करवा दिए जाते हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है, वो पीटीआई को जाएगा। और जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो किसी सूरत ये चीज़ नहीं चाहेगी कि वो फेडरेशन में भी, पंजाब में भी, केपीके में भी एट द सेम टाइम जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में, वो भी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है, जो कि इस वक्त जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, अल्टीमेटली वो किसी से भी कर्टेल नहीं किया जा सकता। और जो नारा, जो स्लोगन इमरान खान साहब की तरफ से रेज किया, मेरे ख्याल में अवाम ने इतनी ज़्यादा उसे पॉपुलैरिटी या मकबूलियत की निगाह से देखा है, तो अब तक वो किसी तरीके से डिस्पर्ज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये सारी की सारी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है, कानूनी मुस्ताफियों की बात की जा रही है, ऑल वुड प्रूव इन वेन। मेरे ख्याल में इनका कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली कोई वजूद या कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वो इसलिए कि ना इनके पास नंबर्स मौजूद है। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की जाए, तो मेरे ख्याल में जो गुज़िश्ता दिन के स्टैटिक्स से हवाले से 189 मेंबर्स हैं जो कि पीटीआई के, काफ लीग के, इनके इत्तेहादी जमातों के हैं। तो अगर लेट्स से जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए गवर्नर कह भी देते हैं, किसी भी सूरत में कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो आप इनके पास तो पहले से 186 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में नून लीग को मजीद एक पॉलिटिकल सुक्की का सामना करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने पहले फेडरेशन के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ अदम इत्तेमाद की तहरीक लेके आए थे, अगर वो उस वक्त ना लाते तो पीटीए की हुकूमत की कमर टूट जाती, इनकी रीढ़ की हड्डी मसल जाती। लेकिन मैं ये समझता हूँ उस वक्त भी इनकी ये नाहली और नालायकी का सबूत था। अगर आज इस तरह का इकदाम करते हैं तो अल्टीमेटली ये इनकी पॉलिटिकल सुक्की के मुतरादिफ होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वकास अब्रेज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बस आखिरी टाइम खत्म हो रहा है फैजुल्ला के। फैजुल्ला साहब, पीटीआई जिस तरह बात कर रही है, इसमें अगर वो तहरीक अदम एतमाद या गवर्नर राज को हटा दें, असम्बलियाँ तहलील करने की बात की जाती हैं, तो क्या इसके अंदर अरकान असम्बली की मुशावरत ज़रूरी है? मतलब मैं एमपीए हूँ एक जगह से, मैं नहीं छोड़ना चाह रहा, मैं अपने हल्के की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो क्या मुझसे मुशावरत ज़रूरी है, या चीफ मिनिस्टर जो है वो खुद सिफारिश कर सकते हैं और वो बारों बार कर सकते हैं? देखें, आईनी तौर पर तो चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है, लीडर ऑफ द हाउस वो है, वो जब चाहें हाउस डिसॉल्व कर सकते हैं, किसी किस्म की मुशावरत इसमें ज़रूरी नहीं है। जमहूरी तौर पर शायद आप कह सकते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेसी है, जो लोग इलेक्ट होके आए हैं वो एक मैंडेट लेके आए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो वो मैंडेट उन्होंने, उनसे एक दफ़ा पूछा जाना चाहिए, मुशावरत करनी चाहिए, ये एक पार्टी का कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए। जमहूरी तौर पर तो बिल्कुल इस तरह की एक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं, लेकिन आईनी तौर पर चीफ मिनिस्टर का ये एब्सोल्यूट इख्तियार है। चीफ मिनिस्टर जब चाहे वो भेज सकते हैं गवर्नर को रिकमेंडेशन के असेंबली जो है। बहुत शुक्रिया फैजुल्ला खान नियाज़ी साहब आपका। नाज़रीन, आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।